तो देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो पढ़ रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको दो प्रकार का लिगेंड के बारे में बताया गया था। एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड। और आप लोग को मालूम है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या काम करता है, अनपेयर्ड को पेयर्ड करा देता था, और वीक फील्ड लिगेंड अनपेयर्ड को पेयर्ड नहीं कराता था। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अनपेयर्ड को पेयर्ड कराएगा या नहीं कराएगा, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताता है। कौन सा थ्योरी बताता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन बिना ये जाने हुए हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए आपको बताया गया था जब नाइट्रोजन डोनर हो या कार्बन डोनर हो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ये अनपेयर्ड को पेयर्ड कैसे कराते हैं ये आज की क्लास में आपको पता चलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? और वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है बताओ? ऑक्सीजन डोनर होता है, सल्फर डोनर होता है, हेलोजन डोनर होता है, ये सब वीक फील्ड लिगेंड है जो अनपेयर्ड को पेयर्ड नहीं कराते हैं। ये अनपेयर्ड को पेयर्ड कराएगा या नहीं कराएगा, ये कौन सा थ्योरी से पता चलता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसलिए पढ़ना जरूरी था क्योंकि उसके बिना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? और बोर्ड पे ध्यान देना कि जब भी हम बात करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जब भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया जाएगा तो हमेशा आप कौन सा थ्योरी का इस्तेमाल करना? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इससे क्वेश्चन काफी जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर आपका और कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर है, जैसे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बहुत सारी ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि उन्होंने क्या किया, फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में, लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों है। समझ पा रहे हैं ना? ऑक्सिलेट वीक फील्ड लिगेंड क्यों है, समझ पा रहे हैं? ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उनका ड्रॉबैक है। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये भी ड्रॉबैक है कि उन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ज्योमेट्री के बारे में, उसका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, और नेक्स्ट उनका ड्रॉबैक ये है कि उन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, मैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मतलब उनकी जो थ्योरी थी वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, जैसे उन्होंने, देखो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि पहले हम लोगों को क्या पता चलता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हम लोग उसका मैग्नेटिक मोमेंट प्रिडिक्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले क्या पता चलता है कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इतनी है, तो उसको कैसे अरेंज किया जाए। समझ पा रहे हैं ना? तो पहले क्या कैलकुलेट करके आती है? मैग्नेटिक मोमेंट। उसका हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, लिगेंड का ट्रांसफर करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो इन्होंने, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये बता ही नहीं पाए थे कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये पेयर करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो बताओ क्या उसका मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट किया जा सकता था क्या? जैसे अगर मान लो बात किया जाए D5 की, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 5 है कि नहीं? लेकिन अगर आपको ही नहीं पता है कि ये अनपेयर्ड को पेयर्ड करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा, अगर पेयर करा देता तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ और आएगा, पेयर नहीं कराएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कुछ और आएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो लिगेंड के बारे में बताया नहीं, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताया ही नहीं, तो कैसे उसका मैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन कर पाएगा? समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये हम लोग का कहाँ से एक्सप्लेन हो पाता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने बता दिया, लेकिन आपको NCERT से जरूर उसका ड्रॉबैक के बारे में पढ़ना है। समझ पा रहे हैं ना? तो ड्रॉबैक के बारे में आप लोग वहां से पढ़ लीजिए। तो आइए ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में दो एजम्पशन मानते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं कि हमारा जो मेटल है, ध्यान देना, मेटल है, इसके साथ में दो प्रकार का लिगेंड होगा। एक तो लिगेंड ऐसा होगा जिसपे निगेटिव चार्ज होगा, और एक लिगेंड ऐसा होगा जिसपे चार्ज 0 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मतलब न्यूट्रल लिगेंड होगा और एक एनायनिक लिगेंड होगा। तो यहाँ में माना जाता है कि जो मेटल और लिगेंड का बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब मेटल और लिगेंड का बीच का जो बॉन्ड होगा वो कैसा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा, ऐसा एजम्पशन किया गया है। समझ पा रहे हैं ना? मतलब लिगेंड पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है कि नहीं होता है? और मेटल है, मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, मेटल पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा। और निगेटिव लिगेंड है तो प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, और उस अट्रैक्शन को क्या बोला गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो पहला एजम्पशन यही है कि मेटल और लिगेंड का बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? आयनिक होता है। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन अभी तक आपको क्या पता था कि मेटल और लिगेंड का बीच का बॉन्ड कैसा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कैसा होता है? क्योंकि लिगेंड लोन पेयर देता है, मेटल लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, दोनों का बीच में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि मेटल और लिगेंड का बीच का बॉन्ड कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा मेटल और लिगेंड का बीच का बॉन्ड कैसा है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो आप क्या बताएंगे? आयनिक। कैसा है? आयनिक। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, अगर मान लो लिगेंड या तो हमारा निगेटिव होगा या तो लिगेंड केटायनिक का इस चैप्टर में कोई ज्यादा यूज नहीं है। आपको बताया गया था कि जो केटायनिक लिगेंड होंगे हमारा दो जगह यूज होंगे,
एक तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में जो NO था NO प्लस के फॉर्म में था, और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में NO प्लस के फॉर्म में होता है। और न्यूट्रल है, ध्यान दीजिएगा, अगर एनायनिक लिगेंड है तो इसको हम लोग पॉइंट चार्ज मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पॉइंट चार्ज। ठीक है, मतलब मेटल और पॉइंट चार्ज, मतलब ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और ये मेटल है, दोनों का बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। अगर मान लो लिगेंड जीरो है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? पॉइंट डाइपोल। क्या मान लेंगे? पॉइंट डाइपोल। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, आप लोग के दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहा होगा कि मेटल और लिगेंड का बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। ये बातें आपको समझ में आ रही है? जैसे मान लो लिखा है NiCl4-2, ऐसा लिखा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो आप सोच के देखो, Cl पे चार्ज तो -1 होता है कि नहीं होता है? होता है। मेटल पर यहाँ में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं क्या आप लोग? +2 आएगा। तो मान लो यहाँ में लिखा है Ni+2 और यहाँ में 4 Cl है, तो प्लस और माइनस का बीच में अट्रैक्शन होगा, और ये अट्रैक्शन को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ठीक है, अगर न्यूट्रल हो जाए तो कैसे दोनों का बीच में बॉन्ड होगा, कैसे दोनों का बीच में आयनिक बॉन्ड होगा? जैसे कि मान लो लिखा है NiH2O4+2, क्लियर है ना? तो ये तो बताओ, निकल पे तो चार्ज कितना ही आ रहा है भाई? +2, समझ पा रहे हैं ना? तो मेटल पे तो चार्ज +2 होगा, लेकिन वाटर है, तो वाटर बताओ पोलर होता है या नॉन पोलर होता है? पोलर होता है, तो उस पे डाइपोल होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब एक पे प्लस चार्ज होगा और दूसरा पे क्या चार्ज होगा? माइनस। तो वहां से दोनों का बीच में क्या आ रहा होगा? अट्रैक्शन आ रहा होगा, क्योंकि वाटर है। वाटर का आप लोगों को मालूम स्ट्रक्चर रहता है, वी शेप होता है, बेंड शेप होता है, एंगुलर शेप होता है, जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यहाँ में दो पोल होगा, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, तो इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, और ये अट्रैक्शन जो होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं? तो इसको या तो न्यूट्रल लिगेंड को क्या माना गया? पॉइंट डाइपोल माना गया, और जो निगेटिव लिगेंड है उसको क्या माना गया? पॉइंट चार्ज माना गया। समझ पा रहे हैं ना? तो ये दो एजम्पशन मानते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, the interaction between metal and ligand according to this theory, the interaction between metal and ligand is considered to be electrostatic. Is considered to be electrostatic. नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, the negative ligand are considered as point charge the negative ligand are considered as point charge and neutral ligand are considered as point dipole. नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड all five degenerate d orbital lose their degeneracy and split into two set, that is T2G set, ऐसा लिखा है, T2G set and EG set। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना?
ठीक है, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये जो थर्ड पॉइंट लिखा गया है वो उसको ध्यान देना। बोला गया है कि जो हमारा मेटल होता है, देखिए थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, मेटल है ना, मेटल, और मेटल के पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि क्रोमियम, क्रोमियम में मान लो +3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे आप लोग को जब भी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे या कोबाल्ट की बात कर रहे थे, कोबाल्ट में +3 है, तो +3 है तो बताओ उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, 27 है तो बताओ क्या होगा, 4s2 3d7। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी उसके पास 3d6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? ऐसा देखिए, ये सारे जनरली जो मेटल होते हैं वो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 तक होगा, मैक्सिमम +7 तक होगा। क्या इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी उसके पास इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा? ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोबाल्ट का चार्ज +27 है, ऐसा लिखा होता है क्या? अरे भाई, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है और यहाँ में चार्ज +27 होगा, तब नहीं इलेक्ट्रॉन जाके 0 होगा। लेकिन क्या यहाँ में कभी आपने देखा है क्या कोबाल्ट का चार्ज +27? ऐसा नहीं लिखा होगा। या तो मैक्स टू मैक्स 1 2 से लेके 6 तक लिखा जाएगा, है ना। जनरली हमारा जो मेटल होगा वो डी ब्लॉक का होगा, इसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके पास क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, और उस इलेक्ट्रॉन को, इस मेटल को हम लोग जनरली कैसे मान लेते हैं, सिमेट्रिकल। कैसे मान लेते हैं, सिमेट्रिकल। और उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, s का इलेक्ट्रॉन होगा, p का होगा, होगा कि नहीं होगा, और वो सारे इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। कैसे होंगे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं मेटल के पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है, मान लो डी में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन n-1 डी में होता है या डी में होता है, nd में होता है, n-1 डी में। जैसे मान लो d6 है, समझ पा रहे हैं ना, d5 है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में प्रेजेंट होगा, n-1 डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। बाहर वाला डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। समझ पा रहे हैं, अंदर वाला डी का इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होता है, डब्बा खाली नहीं होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग बाहर वाला डी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ में होगा, n-1 डी में। समझ पा रहे हैं ना। तो अगर मान लो ये मेटल अकेला है, तो इसके पास डी ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं बताओ, dxy dyz dzx dx² y² और dz²। ये सबकी एनर्जी बराबर होती है, जिसको बोला जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। कब, जब मेटल अकेला होता है। जब लिगेंड इसके तरफ अप्रोच करने आते हैं तो उस समय कहानी अलग हो जाती है, किसी की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, किसी की एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन जब मेटल अकेला है, n-1 डी की बात करते हैं, जब मेटल अकेला है तो डी ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते हैं और पांचों की एनर्जी बराबर होती है। इसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या है डीजेनरेट ऑर्बिटल, ऑल द डी ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। कब इसकी एनर्जी सबका बराबर होगा, जब मेटल अकेला होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना, जब लिगेंड मेटल की तरफ आएगा, समझ पा रहे हैं ना, जब लिगेंड मेटल की तरफ आएगा तो कहानी कुछ अलग हो जाएगी। किसी की एनर्जी ज्यादा होगी, किसी की एनर्जी कम हो जाएगी। तो उसको दो सेट में डिवाइड करेंगे। एक का नाम है T2G सेट और दूसरा का नाम है EG सेट। समझ पा रहे हैं ना। अब बोर्ड पे ध्यान देना है। अच्छा बताओ, यहाँ में डी के आप लोग पढ़े हैं, डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डंबल होता है। कैसा होता है, डबल डंबल। कितने लोब होते हैं, 4। कितने लोब होते हैं, 4। अगर मान लो ये जो चारों लोब है वो बिटवीन द एक्सिस बनाए जाए, जैसे DXY का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनके जो लोब होते हैं बिटवीन द एक्सिस होते ही नहीं होते। DXY DYZ DZX के जो लोब होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, T2G सेट। क्या बोला जाता है, T2G सेट। और बताओ T2G में कितने सेट है, 3 है कि नहीं है, DXY DYZ DZX, इसको क्या बोला जाएगा, T2G सेट। लेकिन यहाँ में बताओ क्या ये स्क्वायर वाला है कि नहीं है, देखो सब स्क्वायर वाला है ना, तो इसको एक सेट में रखेंगे और इसको क्या बोलेंगे, EG सेट। और EG सेट में कौन कौन आता है, DX² y² और DZ²। और T2G में कौन कौन आएगा, DXY DYZ DZX। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं ना। इसका मतलब ये क्या है बताओ, इन बिटवीन द एक्सिस है कि नहीं है, क्या ये एक्सिस पे है कि नहीं इसके लोब। तो अगर इसके लोब एक्सिस पे है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन द एक्सिस। और इसको कौन सा सेट बोला जाएगा, EG सेट। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। अब थोड़ा ध्यान दो, जो बताई जा रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब बोर्ड पे आप लोग केवल ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया कि जब हमारा मेटल, ध्यान से सुनो, जब मेटल अकेला होता है, क्योंकि ये जनरली डी ब्लॉक का मेटल होता है और डी ब्लॉक 5 प्रकार के होते हैं। जब लिगेंड मेटल को अप्रोच नहीं करता है, मेटल खुद अकेला है, उस समय पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, बराबर हो जाती है। लेकिन जब लिगेंड आने लगेगा, मेटल की तरफ आने लगेगा, तो कहानी कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अब बोर्ड पे ध्यान देना, मान लो यहाँ में लिगेंड है, क्या है, लिगेंड है। लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, भाई होगा। ये मेटल की तरफ आ रहा है,
तो दो केस होगा आने का, लिगेंड को मेटल की तरफ आने का दो केसेस है। पहला केस ऐसा होगा कि जो लिगेंड होगा ना वो क्या करेगा, ऑन द एक्सिस आएगा, ऑन द एक्सिस आएगा। दूसरा केस क्या होगा कि जब लिगेंड, दूसरा केस क्या होगा भाई, केस 2 ये होगा कि या तो लिगेंड हमारा क्या आ जाएगा, बिटवीन द एक्सिस आ जाए, इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो मान लो भाई ये मेटल है, मेटल के पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, और सब इलेक्ट्रॉन कैसा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है। जब लिगेंड इधर आएगा, मान लो, समझ पा रहे हैं ना, ये लिगेंड आ रहा है मान लो किस में, ऑन द एक्सिस, किस मेटल की तरफ आ रहा है, इसके तरफ। क्या इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, ये डब्बा है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है कि नहीं है, यहाँ में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है कि नहीं है। लिगेंड किसके तरफ अलोंग, लिगेंड किसके तरफ अप्रोच कर रहा है, ऑन द एक्सिस के तरफ में। तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का बीच में रिपल्सन होगा या नहीं होगा, होगा। और जब जब रिपल्सन होगा तब तब क्या होती है, एनर्जी बढ़ती है। समझ में नहीं आ रही है भाई मैं क्या बोला, कि अगर मेटल, ध्यान से सुनो, मेटल अगर अकेला है, जब लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है, उस केस में पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होगा। लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करने लगेगा तो इस मेटल के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का बीच में क्या होगा, रिपल्सन। जब जब रिपल्सन होगा तब तब एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये जो एनर्जी है ना, ये पांच जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल थे ना, सबकी एनर्जी बराबर थी। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करने लगेगा, अब इसकी एनर्जी बराबर नहीं रहेगी, वो स्प्लिट हो जाएगी दो पार्ट में, और एक का नाम होगा T2G सेट, दूसरा का नाम होगा EG सेट। समझ पा रहे हैं ना। देखो भाई, जब लिगेंड, थोड़ा ध्यान देना, दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब देखो भाई, जब लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहा है, एक्सिस के अलोंग आ रहा है, मतलब किसके तरफ आ रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला की तरफ, नीचे वाला तरफ आ रहा है। यहाँ में भी लोब कहाँ में भी है, बताइए, इसके लोब भी कहाँ है, एक्सिस पे है। लिगेंड भी किस पे आ रहा है, एक्सिस में है। दोनों का बीच में रिपल्सन, रिपल्सन होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी, होगी। और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। समझ पा रहे हैं ना, जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी। तो उस केस में बताओ, EG का एनर्जी ज्यादा होगा या T2G का एनर्जी ज्यादा होगा, EG का एनर्जी T2G से ज्यादा होगा। इस केस में ध्यान दीजिएगा, जो EG एनर्जी है और जो T2G है, उसमें किसका एनर्जी ज्यादा होने वाला है, EG का एनर्जी T2G से ज्यादा होगा। कब, जब लिगेंड किसके तरफ अप्रोच करेगा, अलोंग द एक्सिस। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, अगर मान लो लिगेंड्स इधर आया तो इसमें इतना ज्यादा एनर्जी का रिपल्सन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ में लोब का कैसे है, मेटल का भी लोब किस पे है, एक्सिस पे है भी है, और लिगेंड भी एक्सिस पे आ रहा है, तो दोनों का बीच में रिपल्सन होगा, एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उस केस में EG का एनर्जी T2G से ज्यादा होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, कब कब लिगेंड एक्सिस पे आएगा, कब लिगेंड बिटवीन द एक्सिस पे आएगा, ये कहानी होगी। क्योंकि हम लोग को ज्योमेट्री, दो हम लोग का सिलेबस में दो प्रकार का ज्योमेट्री है, एक का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल, दूसरा का नाम होता है टेट्राहेड्रल। तो जब लिगेंड एक्सिस पे आता है तो इसको कौन सा ज्योमेट्री में आता है भाई, ऑक्टाहेड्रल में। कहा में आता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये केसेस होंगे, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होगा, ऐसा होगा। लिगेंड कहाँ आएगा, बिटवीन द एक्सिस आएगा। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग। अच्छा बताओ, ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना, नहीं है। अब बोर्ड पे ध्यान देना, जब लिगेंड, बताओ क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बिटवीन द एक्सिस है कि नहीं है, है। अब लिगेंड भी बिटवीन द एक्सिस आ जाएगा, तो बताओ क्या इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। क्योंकि यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज्यादा है और लिगेंड भी बिटवीन द एक्सिस में आ रहा है, तो दोनों का बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा कि नहीं होगा। क्या एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो उस केस में बताओ, जब लिगेंड हमारा बिटवीन द एक्सिस में जाएगा, तो बताओ EG और T2G में किसका एनर्जी ज्यादा, T2G का एनर्जी ज्यादा। किसका एनर्जी ज्यादा, T2G का। T2G कितने, 3, और EG की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो ये कब ऐसा होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। कहां में होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होने वाला है, EG की एनर्जी T2G से ज्यादा होगा, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G की एनर्जी EG से ज्यादा होगी। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग। भाई आप ऐसा भी समझ सकते थे कि क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में ना, ऑक्टाहेड्रल में उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो फिक्स है, sp3d2 या d2sp3, जिसमें d के जो दो ऑर्बिटल इस्तेमाल होते थे वो कौन से वाले, यही dx2y2 और dz2। समझ पा रहे हैं ना। जैसे अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब आप लोगों को मालूम होगा, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान, थोड़ा सा 3D में हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करेंगे। मान लो ये जो है
ये डी एक्स वाई है, क्या है डी एक्स वाई, और ये क्या है डी वाई जेड, और ये जो है वो क्या है डी जेड एक्स। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस होगी और ये हमारा जेड एक्सिस होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अब हम लोग बनाएंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बताओ क्या होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब कौन सी प्लेन की बात कर रही है? ये देखो ये एक्स है कि नहीं, और ये वाई, तो यहाँ में जब लोब बनाएंगे तो बताओ लोब ऐसा होगा कि नहीं, है ना, और ऐसा लोब हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, क्लियर है ना। अब डी जेड स्क्वायर का बनाएंगे तो किधर बनाएंगे, लोब बताओ इधर होगा कि नहीं होगा, ऐसे है कि नहीं। तो बताओ इससे क्या आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हुए नजर आ रहा है कि नहीं। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है भाई, ध्यान से देखो, क्या सबसे पहले देखो एक लोब ऐसा बना है कि नहीं, समझ पा रहे, और ये लोब ऐसा बना, तो बताओ क्या ये ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं है। एक बार और मैं बनाने की कोशिश करूंगा। देखो ये हमारा ये जो है एक्स में बना, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। ये बताओ किस में बना, जेड में, किस में बना, और ऊपर नीचे बना तो ये किस में बना, वाई में। तो बताओ ये ऑक्टाहेड्रल हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ, कैसे नहीं होगा भाई, ऐसे ही तो बनाया है। ये ऑक्टाहेड्रल देखो, ये ऐसा ऐसा, समझ पा रहे हैं ना, और ये ऑक्टाहेड्रल का ही स्ट्रक्चर है ना। हाँ, तो ऑक्टाहेड्रल में डी के कौन से ऑर्बिटल इस्तेमाल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्या समझ पा रहे हैं क्या। तो आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अच्छा बताओ, अगर मान लो शुरुआत में जब लिगेंड नहीं आया था तो क्या मेटल का एनर्जी सेम रहेगा, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करने लगेगा, अभी लिगेंड बॉन्ड नहीं बना है मेटल के साथ में, जस्ट आ रहा है उसके सामने, बताओ कि इसकी एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और क्या एनर्जी बढ़ गई अब। और जैसे ही लिगेंड आएगा क्या ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, एक तो T2G और दूसरा EG। समझ पा रहे हैं ना। और ऑक्टाहेड्रल में किसकी एनर्जी ज्यादा, EG की ज्यादा, किसकी ज्यादा भाई, EG की। टेट्राहेड्रल में कहानी कल होगी, तो नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो टेट्राहेड्रल के बारे में पढ़ेंगे, और आज की क्लास में आपको किसके बारे में पढ़ना है, ऑक्टाहेड्रल के बारे में पढ़ना है। अच्छा अब हम लोग को पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जीरो का मतलब क्या है, ये नॉट है, डेल्टा नॉट, ये O मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल, क्या है ऑक्टाहेड्रल। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बोला था ना कि यहाँ में अब्सेंस ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड है ही नहीं तो सबका एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन जैसे लिगेंड आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो मान लो इसकी एनर्जी यहाँ तक बढ़ गई, और जैसे ही लिगेंड आएगा तो क्या ये टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, दो पार्ट में टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होगा, एक तो T2G और दूसरा EG। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी बताइए, EG की। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो EG की एनर्जी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में EG की एनर्जी T2G से ज्यादा होगा, समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि लिगेंड भी ऑन द एक्सिस आता है, मेटल भी ऑन द एक्सिस पे है। समझ पा रहे हैं ना। ऑक्टाहेड्रल में जो डी के दो ऑर्बिटल इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, उनके लोब अलोंग द एक्सिस है, लिगेंड भी एक्सिस पे आ रहा है, रिपल्सन का वजह से एनर्जी EG का बढ़ जाएगा। तो ये यहाँ में लिखा गया, क्या आप समझ पा रहे हैं ना। तो ये क्या है, हमारी बैरी सेंटर, क्या इसको बोलते हैं, बैरी सेंटर। समझ पा रहे हैं ना, मतलब मीन एनर्जी, समझ पा रहे हैं ना। तो देखो जितना एनर्जी ऊपर बढ़ता है उतना ही एनर्जी नीचे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ताकि दोनों का मीन क्या हो जाए भाई, बराबर हो जाए, क्लियर है ना। अभी अगर एनर्जी 10 बढ़ेगी ऊपर तो नीचे भी कितनी कम होगी, 10, ताकि उसकी एनर्जी का जो मीन होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर बोर्ड पे बात ध्यान दीजिएगा, बताओ कितने ये ऑर्बिटल है, 5, कितने ऑर्बिटल है, 5, तो नीचे भी 5 आएगा और नीचे भी, दोनों का नीचे में क्या आएगा, 5। और बताओ EG और T2G के बीच में एनर्जी का गैप है या नहीं है, और जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा नॉट। क्या बोलते हैं, डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। समझ पा रहे हैं ना, ये क्या है बताओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहीं से हमको पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है, यही थ्योरी आपको बताएगी, ठीक है। अब ध्यान देना, डेल्टा नोट क्या होता है, EG और T2G का एनर्जी गैप। समझ पा रहे हैं ना। अब बोर्ड पे ध्यान देना, अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे बताओ, क्या इसमें 5 डब्बा है कि नहीं है, तो 5 डब्बा तो बनाना पड़ेगा।
2 डब्बा ऊपर होगा, 3 डब्बा नीचे होगा। डिनोमिनेटर में सबका देखो, दोनों का डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5। अब इक्वल जितना एनर्जी ऊपर बढ़ेगा उतनी एनर्जी नीचे कम होनी चाहिए थी। तो बताओ हम लोग क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे। नीचे में कितना है 3, तो लिखेंगे ऊपर वाला का 3/5। समझ पा रहे हैं ना, कंपनसेट कराने के लिए। और ऊपर में कितना है 2, तो नीचे में कितना लिखेंगे -2/5। प्लस का मतलब बढ़ा और माइनस का मतलब उतना एनर्जी कम हो गई। अच्छा आप बोर्ड पे ध्यान देना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा +0.6 स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -0.4 स्प्लिटिंग एनर्जी। तो मान लो एक ऑर्बिटल की एनर्जी 0.6 बढ़ी तो 2 डब्बा का एनर्जी कितना हो जाएगा 1.2 होगा या नहीं होगा। और भाई इसका भी 0.6 इसका भी 0.6, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.2। अगर एक डब्बा का एनर्जी 0.6 है तो 2 डब्बा का एनर्जी 1.2, और एक डब्बा का एनर्जी मतलब ओवरऑल एनर्जी कितनी बढ़ी ऊपर 1.2। एक डब्बा का एनर्जी अगर -0.4 कम हो रहा है तो 3 डब्बा का एनर्जी -1.2। तो देख रहे हैं कि जितना ऊपर एनर्जी बढ़ी उतना ही नीचे कम हो गई। समझ पा रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं बैरी सेंटर। ये क्या है भाई, एब्सेंस ऑफ लिगेंड है। समझ पा रहे हैं ना, और यही एब्सेंस ऑफ लिगेंड को हम लोग क्या बोलेंगे डीजनरेट ऑर्बिटल। डिजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब इस समय सबकी एनर्जी क्या है बराबर है, लेकिन जैसे ही लिगेंड आएगा एनर्जी बढ़ जाएगा, और एनर्जी बढ़ के यहाँ तक चला गया है ना। लेकिन यहाँ में एनर्जी बढ़ा, लिगेंड आएगा तो ये इसको 2 पार्ट में तोड़ देगा, है ना। एक का नाम T2G, दूसरा का नाम EG। ये देखिए जो -2.5 लिखा है ना, इसको सॉल्व करने से ही आ रहा था -0.4, है ना। और इसका मतलब 0.6 स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। डेल्टा का मतलब क्या है गैप। गैप गैप किसका किसका बीच का गैप, EG और T2G का बीच में। O का मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। और वही डेल्टा नोट को हम लोग क्या बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड सब्लिमेशन एनर्जी। समझ में आ रही है ना, तो ठीक है लिखेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ लिगेंड, डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ लिगेंड towards axial set, towards axial set, ब्रैकेट में लिख लो that is EG set, that is EG set। EG set क्या होता है dx² y² and dz², क्लोज ब्रैकेट। hence they experience more repulsion, they experience more repulsion, hence their energy level increases, hence their energy level increases। in octahedral complex direction of approach of ligand towards axial set, ब्रैकेट में भी बोला था that is EG set। EG set क्या होता है वो आपको मालूम है dx² y² and dz², क्लोज ब्रैकेट। hence they experience more repulsion, their energy level increases, यही बोला गया था, ठीक है। क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे डीएक्स सिस्टम क्या होता है। अच्छा आप बताओ, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगर बताओ जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग मतलब इन दोनों का बीच का गैप, है ना, जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा डेल्टा नोट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, है ना। स्प्लिटिंग कम होगा डेल्टा नोट क्या होगा कम होगा। समझ पा रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या है। समझ पा रहे हैं ना। तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो क्या करता है, मोर स्प्लिटिंग कराता है। मोर क्या कराता है, मोर स्प्लिटिंग। समझ पा रहे हैं ना, मतलब दोनों का बीच में जो EG और T2G का बीच का गैप को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
और जितना ये बढ़ाएगा उतना ही बताओ डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। समझ पा रहे हैं ना? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या काम करता है, Eg और T2G के बीच की गैप को क्या कर देता है, बढ़ा देता है ना। लेकिन हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो क्या करता है, लेस स्प्लिटिंग कराता है। अगर लेस स्प्लिटिंग होगी तो बताओ उसमें डेल्टा नोट की वैल्यू, अगर स्प्लिटिंग कम हो गई तो डेल्टा नोट की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में एक बात आती है कि यहाँ में डेल्टा नोट और पी जो होता है, अभी यहाँ में कुछ कहानी लिखाया जाएगा, और यहाँ में डेल्टा नोट जो पी होता है कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है, तो बताओ डेल्टा नोट क्या ये स्प्लिटिंग ज्यादा कराता है, मतलब Eg और T2G का बीच का गैप को ज्यादा क्रिएट कराता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ज्यादा कराएगा तो बताओ डेल्टा नोट की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है। डीएस सिस्टम में दो प्रकार की एनर्जी के बारे में पढ़ना होता है। पहला क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? Eg और T2G का बीच का जो गैप है उसी को क्या बोला जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अच्छा पेयरिंग एनर्जी क्या है भाई, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे थे, जैसे मान लो D5 कन्फिग्रेशन है, मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और आप पढ़ रहे थे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होगा तो बताओ क्या उसकी पेयरिंग कराएगा कि नहीं कराएगा, तो क्या जब अनपेयर्ड को पेयर कराएगा तो क्या उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी पेयर कराने के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसी को क्या बोलेंगे, पेयरिंग एनर्जी। क्या करेंगे, पेयरिंग एनर्जी। समझ पा रहे हैं ना? अरे भाई जैसे आप लोग को भी पेयर कराने के लिए, मान लो हॉस्टल में है, सब कोई सोचता है मैं सिंगल रूम में बैठना चाहूंगा या चाहूंगी, है ना, लेकिन आपको जबरदस्ती बोला जाता है नहीं ये लड़का अच्छा है पढ़ने में, ठीक है, जबरदस्ती पेयर कराना पड़ता है ना, तो क्या उसके लिए एनर्जी लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, और जो एनर्जी लगानी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? हाँ। अब देखो यहाँ में डेल्टा नोट की वैल्यू कम है तो इसकी पेयरिंग एनर्जी और स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। समझ पा रहे हैं ना? अब देखो इसका डायग्राम देखिए, देखो जगह कम होने का वजह से मैं ऐसा बना रहा हूं, ठीक है, ये गैप। समझ पा रहे हैं ना? मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो गैप ज्यादा बनेगा, गैप ज्यादा बनेगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो, वीक फील्ड लिगेंड है तो गैप कम बनेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अब पहले यहां में लिखेंगे डीएक्स सिस्टम के अंदर में एक पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे द इलेक्ट्रॉनिक configuration of n-1d subcell, the electronic configuration of n-1d subcell depend on two type of energy, that is delta naught and p। अब ने क्या आपको बस यही समझ में आया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो ज्यादा गैप क्रिएट कराता है और वीक फील्ड लिगेंड कम गैप क्रिएट कराता है। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग में आपको, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे करेंगे वो आपको समझ में आएगा। मुझे लग रहा है कॉपी हो गया है ना, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा ये टेबल को समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं इस स्प्लिटिंग एनर्जी कौन सा कॉम्प्लेक्स के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। और ऑक्टाहेड्रल में जो डी के दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, D2sp3 और sp3d2। क्लियर है ना? एक तो अंदर वाला ऑर्बिटल यूज होता है या तो बाहर वाला। अब ध्यान देना, मैं बोला था ना कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आए आप सारा क्वेश्चन को CFT से सॉल्व करो, क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन या तो D2sp3 होता है
या क्या होता है हमारा, बताइए, sp3d2। तो देखो हमारा डी से ही लेना देना है। ये डी कौन सा वाला होता है, आउटर वाला डी ऑर्बिटल, और ये वाला कौन सा डी ऑर्बिटल होता है, इनर वाला डी ऑर्बिटल, है ना। और इनर वाला डी ऑर्बिटल होगा तो बताओ ये कौन कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर, यही तो होते हैं ना। और बाहर वाला भी यूज होगा तो कौन सा वाला यूज होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्या इसी को तो हम लोग इजी सेट बोलते हैं, और इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, इजी सेट। मतलब या तो अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हो या तो बाहर वाला यूज हो, होगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला, इजी सेट। समझ पा रहे हैं ना। तो बताओ क्या यहाँ में T2G का कोई रोल है क्या, T2G में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 10 इलेक्ट्रॉन हो, उसे कुछ लेना देना है क्या, नहीं। अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है तो क्या ये इजी वाला डब्बा खाली होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना। अगर अंदर वाला इजी का इलेक्ट्रॉन खाली, अरे भाई T2G में जितना भी इलेक्ट्रॉन हो और इजी का डब्बा खाली है अंदर वाला, तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अंदर वाला होगा ना, D2sp3। क्या समझ पा रहे हैं ना। अगर अंदर वाला इजी खाली नहीं है तो बताओ क्या बाहर वाला इजी ऑर्बिटल लेना पड़ेगा, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। मतलब तब जब तक अंदर वाला इजी सेट खाली होगा तो याद रखना हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा, D2sp3। लेकिन अंदर वाला इजी भर गया तो बताओ बाहर वाला इजी सेट लेना पड़ेगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, sp3d2। समझ पा रहे हैं ना। T2G से कुछ भी लेना नहीं है, T2G में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो, 5 हो, 2 हो, अनपेयर्ड हो, पेयर्ड हो, उससे लेना देना नहीं है। आपको लेना किससे है, Eg। अगर अंदर में Eg का खाली है डब्बा तो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। दोनों में अब बताओ ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। ठीक है, अब देखिए पूरा कहानी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। हमारे पास देखो 10 यहाँ में हमारे पास में या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या तो वीक फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। ऑल और पैरामैग्नेटिक। अभी हम सब कुछ समझेंगे और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी लिखेंगे। ठीक है, आपको 20 केसेस आएंगे, है ना। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का 20 केस आएंगे। 20 केस में 10 तो या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से होंगे या 10 वीक फील्ड लिगेंड से होंगे, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको T2G और EG में बताना है। क्लियर है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं ना। ये क्या लिखे हैं, अब डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ रहे थे कि मान लो D5 आ गया तो D5 में हम लोग क्या डालते थे, ऐसा डालते थे 1 2 3 4 5। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो टूट जाता है। अरे भाई ये तो टूट गया ना EG और T2G में, मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो बोलता था कि पहले एक एक डालो, स्ट्रॉन्ग देखो, वीक देखो, पेयर कराओ। वो सब कोई भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं किया। स्ट्रेंथ के बारे में, लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में कौन बताता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कैसे बताता है, जो जितना ज्यादा गैप क्रिएट करेगा, जो जितना ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जिसकी स्प्लिटिंग होगी कम उसको क्या बोलेंगे, वीक फील्ड लिगेंड। समझ पा रहे हैं ना। अब देखो भाई मान लो हम D1 की बात कर रहे हैं, DX सिस्टम है, मतलब वो दो ही बात पे डिपेंड करता है, एक तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे और दूसरा पेयरिंग एनर्जी पे। मान लो D में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, और मान लो D में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, या जैसे मान लो लिखा था आपने COH2O6+3, तो कोबाल्ट में +3 है। कोबाल्ट में +3 का मतलब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 4s2 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d6 आएगा। तो या तो D से 1 से लेके कहां तक आ सकता है, D10 तक आ सकता है कि नहीं। तो मान लो D में कितना आ गया, 1। तो अब मैंने दो केस बताया, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, एक तो वीक फील्ड लिगेंड का। समझ पा रहे हैं ना। और बताओ आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होता है, D2sp3 या sp3d2। क्या D के 2 ही ऑर्बिटल चाहिए, क्या T2G से लेना देना है, क्या नहीं। सिर्फ और सिर्फ लेना देना किससे है, EG। अगर EG का डब्बा खाली रहेगा हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा, D2sp3।
अरे भाई डी का खाली है तो बताओ, डी का अगर खाली है तो हाइब्रिडाइजेशन अंदर वाला इस्तेमाल करेंगे, और अंदर वाला इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा लेंगे बताओ हाइब्रिडेशन, D2sp3। अगर अंदर वाला डी ऑर्बिटल खाली नहीं है तो बाहर वाला डी ऑर्बिटल लेना पड़ेगा, और लेना किसका है, Eg सेट का लेना है, तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d2। क्लियर है ना। आइए बोर्ड पे देखिए इधर, मान लो डी में एक इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। मान लो कौन सा फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो बताओ आप लोग जानते हैं ना, जब भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कहां में डालना है, लोअर एनर्जी या हायर एनर्जी में, लोअर एनर्जी। कहां में डालना है बोले हो, लोअर एनर्जी में। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कहां में डालेंगे, लोअर एनर्जी में डालेंगे हम लोग। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या इलेक्ट्रॉन को यहाँ में डालना पड़ेगा पहला, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि नहीं है। क्या यहाँ में भी वीक फील्ड लिगेंड होगा तो डी में एक में इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा कि नहीं। तो बताओ इस समय इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, T2G1 Eg0 होगा या नहीं होगा। अरे भाई T2G में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, Eg में 0 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। बताओ इसके लिए स्ट्रॉन्ग वीक होगा तभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G1 Eg0। नहीं समझ में आया, क्योंकि अब तो आप कोऑर्डिनेट, अब तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G और Eg पे ना लिख रहे हैं। तो अगर मान लो भाई, क्योंकि अब ये डी ऑर्बिटल तो स्प्लिट हो गया ना, टूट गया, किस किस में, T2G और Eg में। अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन डालना है तो या तो आपको T2G में डालना पड़ेगा या तो Eg में डालना पड़ेगा, और आपको मालूम क्या है कि Eg का एनर्जी ज्यादा है, T2G का एनर्जी कम है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाता है, जहां में एनर्जी कम होती है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, T2G में। कहां में जाएगा, T2G में। तो या तो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां में जाएगा, लोअर एनर्जी में। और लोअर एनर्जी दोनों का केस में क्या है, T2G है। तो बताओ यहाँ में T2G में एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, क्या Eg खाली है कि नहीं है। तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G1 Eg0। नहीं समझ में आया, क्या स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, समझ पा रहे हैं क्या। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ में डी में क्या Eg ऑर्बिटल खाली है कि नहीं है। तो अगर Eg ऑर्बिटल खाली है तो हाइब्रिडाइजेशन में अंदर वाला डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा या आउटर वाला, अंदर वाला। अगर अंदर वाला होगा तो बताओ हाइब्रिडेशन D2sp3। तो वही मैंने लिखा, अगर D1 है या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, उसका हाइब्रिडेशन हमेशा D2sp3 होगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए कितनी है, 1। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो ऑल मतलब पैरामैग्नेटिक, बोलो ये बात समझ में आ रही है। चलो D2 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, याद रखो सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के सारे कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होते हैं, सिर्फ 3 को छोड़ के, 3 डायमैग्नेटिक होते हैं। कौन कौन से, D10 वाले। कौन वाले, D10 में, डी में 10 आ जाए, या तो स्ट्रॉन्ग हो या तो वीक हो, कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। और मान लो डी में 6 आ जाए, लेकिन कौन सा फील्ड लिगेंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। तो उस केस में D6 क्या बन जाता है, डायामैग्नेटिक। बाकी सब कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। कैसे होते हैं, तो ये इसे क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान है। बोर्ड पे देखो, D2 क्या आ गया, D2। बताओ क्या आप 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो डी में 2 में डालेंगे, तो बताओ T2G में ही तो डालना पड़ेगा। होन्स रूल क्या बोलता है, अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है तो बताओ क्या ऐसे ही पेयर कर दे, क्या नहीं, सिंगल सिंगल देना है, इलेक्ट्रॉन बचेगा, बाद में पेयरिंग करना है। बोलो समझ में आ रही है क्या, या तो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, पेयरिंग ऐसी होगी कि नहीं होगी। बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या तो स्ट्रॉन्ग हो या तो वीक हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। Eg में कितने, 0। T2G में कितने, 2। Eg में कितने, 0। समझ पा रहे हैं क्या। अच्छा बताओ यहाँ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो पैरा या डाया, पैरा। अच्छा बताओ क्या यहाँ तक, क्या अंदर वाला डी ऑर्बिटल खाली है क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3। तो क्या D2sp3 होगा, D1 D2 का। अच्छा D3 आ गया, मान लो D3 आ गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ क्या इसको पेयरिंग करा दें या अलग डालें, अलग डालना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो बताओ इस केस में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, T2G3 Eg0। क्या लिखेंगे, T2G3 Eg0। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग। बताओ यहाँ में, बताओ क्या समझ पा रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। पैरा या डाया, पैरा। अच्छा पैरा है, अंदर वाला Eg ऑर्बिटल खाली है या नहीं है। अगर खाली है तो बताओ क्या हो जाएगा, D2s। खाली है तो बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, D2sp3। अंदर वाला ऑर्बिटल यूज होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बोलो क्लियर है ना। हाँ अब आइए D4 की बात आएगी, किसकी बात आएगी। तो देखो अब 4 इलेक्ट्रॉन डालना है, तो आप मुझे बताइए क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, और ये है वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में गैप क्या होता है, ज्यादा। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, गैप। अब मान लो चौथा इलेक्ट्रॉन डालना है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए ऊपर गए, इलेक्ट्रॉन के पास यहीं तक मैक्सिमम एनर्जी थी, फिर इलेक्ट्रॉन गिर गया,
तो क्या वो ऊपर तक पेयर हुआ या नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि उतना इतना ज्यादा गैप होता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी अवेलेबल नहीं होता है, तो मजबूरी है इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग ही कराना पड़ेगा। क्या समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है ना बच्चों, ये गैप बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप कर लेता है। बोलो क्लियर है ना? तो आप मुझे बताओ, क्या दोनों का कन्फिग्रेशन चेंज हुआ या सेम है? चेंज हो गया। बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? T2G में 4, EG में कितने? 0। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो बताओ क्या होगा? T2G में 3, EG में 1। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, आप बोर्ड पे ध्यान देना, इसलिए मैंने बोला था D4, D5, D6, D7 का केस आएगा तो स्ट्रॉन्ग के लिए कहानी अलग होगी और वीक के लिए कहानी अलग होगी। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बताओ अंदर वाला EG खाली है कि नहीं है? तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3। क्या खाली होगा बताओ? D2sp3। तो बताओ D4 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बताओ उसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। पैरा या डाया? पैरा या डाया? अरे भाई, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। समझ पा रहे ना? अच्छा, इसमें भी देखेंगे तो बताओ इसमें पैरामैग्नेटिक या डाया? बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, तो क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4 पॉइंट समथिंग आएगा? और इस केस में D4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा। किसकी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा है? वीक वाला का। बोलो क्लियर है ना? क्या बताओ, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो बताओ क्या अंदर वाला d ऑर्बिटल भर चुका है ना भाई? आप सोच रहे होंगे ऐसा कि अंदर वाला एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको शिफ्ट करा दिया जाए। वो शिफ्ट तभी कराएगा, वीक फील्ड लिगेंड नहीं कराएगा। कौन कराएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ क्या अंदर वाला d ऑर्बिटल लेना पड़ेगा या बाहर वाला? बाहर वाला। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। तो बताओ उस केस में हाइब्रिडेशन क्या हो जाता? sp3d2। क्या D4 के साथ में वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन sp3d2। पैरा या डाया? पैरा। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं क्या? चलो D5 क्या आएगा? D5। तो 5 इलेक्ट्रॉन डालना है भाई। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में गैप इतना ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन को गए यहां तक, मजबूरी में जाके क्या हो गया? पेयर हो गया। बोलो क्लियर है ना भाई? और लेकिन इसमें क्या है? गैप है, गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन बताओ यहां में डाला जाए या अलग डब्बा में? अलग डब्बा में। अरे पढ़े थे ना, अलग अलग डालना है। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन यहाँ में मजबूरी है भाई, गैप इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। नहीं पहुंच पाएगा तो गिर जाएगा, गिर जाएगा तो पेयर हो जाएगा। फिर दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, इसी में पेयर करा दिया जाए क्या? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 3 नहीं आ सकते। क्लियर है ना? चलिए आप मुझे बताइए, D5 का केस में भाई ध्यान देना, D5 के केस में बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। EG में कितने इलेक्ट्रॉन? 0। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो बताओ क्या होगा? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? EG में कितने इलेक्ट्रॉन? क्या समझ में आ रही है क्या? और बताओ इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो पैरा है डाया है? पैरा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग। बोलो क्लियर है ना? अच्छा आप मुझे बताइए, क्या अंदर वाला EG खाली है क्या? तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। समझ पा रहे हैं ना? पैरामैग्नेटिक होगा। और इसमें भी क्या होगा? 5 में वीक फील्ड लिगेंड के साथ में भी हाइब्रिडेशन sp3d2। बाहर वाला d ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इधर में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर है ना? याद पैरामैग्नेटिक होगा, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। क्लियर है? समझ में आ रही है? अब हम बात करेंगे D6 की। किसकी बात करेंगे? D6 की। 6 इलेक्ट्रॉन डालना है। बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डालना है एक बार, वीक में डालना है? स्ट्रॉन्ग में डालेंगे तो क्या होगा? आएंगे, लेकिन उतना ज्यादा एनर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ में जंप कराया जा सकता है। तो मजबूरी है भाई, इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? पेयर कर लेगा। बोलो, तो इस केस में बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? T2G6 EG0। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड है, समझ पा रहे हैं ना? तो वीक फील्ड लिगेंड है तो भाई गैप कम है ना, तो भाई नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की फीलिंग यहाँ में होगी। समझ पा रहे हैं ना? अभी नहीं कि ऊपर ही पेयर नहीं कराएंगे, एक एक डालना है, उसके बाद फिर शुरुआत से पेयरिंग कराएंगे, है कि नहीं? तो बताओ उसमें T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। EG में कितने इलेक्ट्रॉन? क्या यहां तक समझ पा रहे हैं क्या? किसका केस था? D6 का। तो बताओ D6 में पैरा या डाया? पैरा या डाया? डाया। तो मैं बोला ना, सारे पैरामैग्नेटिक होंगे एक्सेप्ट D6। समझ पा रहे हैं ना? अगर D6 के साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या होगा? ये होगा डायामैग्नेटिक। क्या होगा? डायामैग्नेटिक। लेकिन ये D6 के साथ में वीक फील्ड लिगेंड कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं? 4। समझ पा रहे हैं ना आप? चलो 7 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन डालना है। अब तो भाई मजबूरी है ना, क्या अंदर वाला सब फिल हो चुका है कि नहीं हो चुका है? अब आपको 7th इलेक्ट्रॉन डालना है। कितना इलेक्ट्रॉन डालना है? 7। यहां तक गए यहां तक आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी खत्म हो गया था। फिर वो सोच रहा था कि जाके अंदर पेयर करेंगे, लेकिन जैसे ही अंदर आता तो कोई इलेक्ट्रॉन को तो जंप करना पड़ेगा, क्योंकि एक डब्बा में तो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते।
नहीं रख सकते ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया भाई, इसको हटाने के लिए, नहीं तो इसका जगह गायब हो जाएगा, तो ये आपस में क्या किए, रिपल्सन दिए, और रिपल्सन देंगे तो एनर्जी क्या मिल जाएगा इसको, ज्यादा, और एनर्जी मिलेगा ज्यादा, तो ये जाके यहाँ में क्या हो जाएगा, पेयर। ऑप्शन है ही नहीं। क्या 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर हो चुका है ना, और 7 इलेक्ट्रॉन पेयर कराना है, तो अब आपको किसमें ही कराना पड़ेगा, इजी में। किसमें कराना होगा, तो बताइए, अगर इजी में कराना है तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। D7 का केस में अगर इजी में अंदर में एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर सकता है कि नहीं, बताओ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। तो बताओ अंदर वाला डी ऑर्बिटल खाली है या भर्ती है, खाली है, खाली, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, D2sp3। देखो D7 है ना, तो बताओ क्या हाइब्रिडेशन क्या होगा उसका, D2sp3। अब ये नहीं कि बोलेंगे कि यहाँ में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाला डब्बा खाली नहीं है, तो बाहर वाला यूज करेंगे। मैं आपको जुगाड़ सिखाया था, अगर D7 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन को वो शिफ्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या, तो बताओ भाई यहाँ में क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, D7 के लिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन कैन बी शिफ्टेड, है कि नहीं। तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, T2G में कितने और EG में कितने। अरे भाई अंदर वाला शिफ्ट करेगा तो बाहर वाला में ना भेजेगा, तो EG में ही तो भेजेगा। हाँ नहीं समझ में आया, आ गया, ठीक है। तो बताओ इसमें D7 है, तो बताओ क्या यहाँ में पेयर करा देना है, तो बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, EG में कितने, 2। क्या यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझ में आया। D7 के लिए वीक फील्ड लिगेंड sp3d2 होगा, क्योंकि अंदर वाला खाली है कि नहीं है, अंदर वाला खाली नहीं है। अब फिर आपका दिमाग में आ रहा हो, इसको शिफ्ट करा दीजिए, अरे नहीं करा सकते, वीक फील्ड लिगेंड शिफ्ट नहीं करा सकता, क्लियर है ना। तो चलिए बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2, वही लिखा है, पैरा या डाया। चलो अब देखो भाई, D8 D9 D10 का कहानी एक जैसी होगी, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, बोलो क्लियर है ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, D8 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, D8। अब बताओ यहाँ में क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 7th इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कराना है। अब मुझे बताइए क्या इसको पेयर करा दिया जाए कि अलग डब्बा में डालना है, अलग डब्बा। क्या ये D8 का कहानी है भाई, है ना। तो D8 में बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, EG में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अच्छा अब मुझे बताइए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या ये शिफ्ट कर सकता है क्या, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर सकता है। अगर एक भी कर लेगा तो क्या डब्बा 2 खाली होगा क्या, नहीं। तो क्या वो शिफ्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो अंदर में खाली जगह है या बाहर में खाली जगह है, बाहर में। तो हाइब्रिडेशन sp3d2, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2, पैरा या डाया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो क्या ऐसा होगा, पैरा मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग आएगी। और बताओ इसमें अगर हम बात करें D, तो क्या यहाँ में पेयर हो जाएगा। भाई देखो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, डायग्राम तो एक ही जैसा बना कि नहीं बना। तो बताओ वो सेम बात है। अगर तुमको आ गया किसी का निकल का मान लो ऐसा आ गया, D8 आ गया, तो कुछ करना ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग है वीक है वो सब देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका हाइब्रिडेशन बताओ क्या होगा, sp3d2। समझ पा रहे हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका बताओ क्या होगा, T2G6 EG2, है ना। D9 में क्या होगा बताओ, पेयरिंग करानी है, इसमें भी पेयरिंग करानी है, तो बताओ क्या होगा, T2G6 EG3, इसका भी क्या होगा, T2G6 EG3, इसका क्या होगा, T2G6 EG4, T2G6 EG4। अगर मान लो 10 की बात करेंगे, तो 10 में तो ये पेयर हो गया ना भाई, है कि नहीं। अब बताओ ये पेयर हो चुका है, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, बाहर वाला लेना पड़ेगा, क्या होगा बताओ, sp3d2, पैरा या डाया। क्या सारे पेयर हो गया कि नहीं हो गया। तो या तो वीक फील्ड लिगेंड हो या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, एक्सेप्ट D10 में बताओ क्या होता है, डाया, बाकी सब कैसे होते हैं, पैरा। समझ पा रहे हैं ना। तो बताओ क्या डाया मैग्नेटिक तो 3 ही ना है, और बाकी हमारा जो टोटल 20 केस में 3 डाया मैग्नेटिक है, बाकी सब कैसे हैं, पैरा मैग्नेटिक। कहीं ऊपर में लिख लो एक लाइन, एक पॉइंट लिखना है, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यूज CFT,
For coordination number 6, use CFT, and for other use VVT. For other coordination number, use VVT. इसका ये मतलब नहीं है कि आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए VVT इस्तेमाल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, समय ज्यादा लगेगा, क्लियर है ना। लेकिन CFT इस्तेमाल करेंगे तो समय कम लगेगा, और आप लोगों का सारा कहानी क्या है भाई, समय की।